तो कल मैंने आपको बजट के बारे में 2-3 चीजें बताई थी कि बजट कैसे पास होता है, प्रक्रिया। अब एक लास्ट इन्फॉर्मेशन और भी है, कुछ सूचनाएं भी बाकी रह गई हैं जो आपको बता दें। यानी कुछ सूचना का मतलब है, कई बार हमने कहा कि बजट आपने बना लिया, कई बार ऐसे खर्चे हो जाते हैं जो बजट में लिखे ही नहीं गए हैं। एक बड़ी समस्या आती है, हमारे साथ भी आती है, सरकार के साथ भी आती है। तो इसी बहाने कुछ फैक्ट आपको बता दें। जो मान लो कि भाई जितने छात्र ने बजट बनाया, जिन स्टूडेंट ने बजट बनाया, तो सब कमरे किराया आपको बजट में लिखा रहेगा। यानी आपके बजट को दो तरीके से बिगाड़ा जा सकता है। तो मान लो कोई स्टूडेंट बजट बना रहा है, तो सरकार के बजट की तुलना ऐसे कर लें, किसी स्टूडेंट का बजट है तो हर स्टूडेंट के बजट में खाने का बजट होगा, रहने के लिए किराए का बजट होगा, कोचिंग के लिए फीस का बजट होगा। ये सारी बातें आपके बजट में लिखी होती हैं। और खाने का, किराए का, फीस का। अब सवाल है कि दो तरीके से आपका बजट गड़बड़ हो सकता है। मान लो अपने खाने के लिए रखा हुआ है 1000 रुपये, मैं थोड़ा आपका बजट कम ही बना रहा हूँ, आप बजट ज्यादा बना सकते हो। अब मान लो खाने के लिए रखा है 1000 रुपये और सब चीज की कीमत बढ़ गई, और खाने के लिए जो 1000 रुपये रखा था पैसा कम हो गया। ये दो तरीके से बजट गड़बड़ होता है। यह तो जो हमने आवंटित राशि की है वो अपर्याप्त हो जाए, तब समस्या आएगी। दूसरी समस्या और आती है कि मान लो कि कोई नई सेवा आ जाए। भाई बजट के साथ ही गड़बड़ होता है, हमारे बजट के साथ भी गड़बड़ होता है कि नई सेवा का मतलब है कि आपका कोई दोस्त आ गया शहर में, गांव से आ गया, पता करते करते मेरा दोस्त पढ़ने के लिए शहर में गया है, और आपके यहाँ है, उनका चला दोस्त दिल्ली दिखाओ तुम, और पता चला दिल्ली दिखाने में कुछ ऐसा पैसा लग गया जो हमने बजट में सोचा ही नहीं था। इस वजह से संविधान में भी कल्पना की गई है कि बजट ऐसे खराब हो सकता है। और हमने बार बार कहा, जहां पैसे वाली बात आती है संविधान वहां लिख देता है, जैसे, और जहां प्रक्रिया की बात आती है संविधान में वहां नहीं लिखा गया है। इसीलिए आप देखोगे हमारे संविधान के अनुच्छेद 115 में, 116 में तमाम ऐसे खर्च की बात की गई है जो बजट से संबंधित है। और प्रारंभिक परीक्षा के लिए में जानना चाहिए, मेंस वगैरह में इनका कोई उपयोग नहीं होता। प्रारंभिक परीक्षा के लिए जानना चाहिए। इससे पहला है एडिशनल डिमांड। अब एडिशनल को कह लो अतिरिक्त मांग। इसका इंग्लिश आप जरूर याद रखना, क्योंकि कई बार इंग्लिश हमने कह दिया एडिशनल, उसने अतिरिक्त के बजाय कह दिया ज्यादा, कुछ और लिख दिया, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए क्योंकि कई शब्द मिलते जुलते हैं। अब एडिशनल डिमांड का मतलब हो गया दोस्तों, क्योंकि आप एक बात याद रखो कि जो बजट होता है, एक तो यह है वर्तमान वित्तीय वर्ष अलग है, पिछला वित्तीय वर्ष अलग है। तो मान लो हमने बजट में एडिशनल डिमांड का मतलब है कि बजट में जो भी हमने रखा खाने किराए का, यहाँ बजट में कोई नई सेवा आ गई जो हमारे निर्धारित बजट में नहीं है। एडिशनल डिमांड का मतलब कुछ नए खर्च हो रहे हैं जिसकी हमने कल्पना बजट में नहीं की थी। इसे बजट क्या है दोस्तों, एक तरीके से एंटिसिपेटेड खर्च है, मतलब ऐसा हमने आकलन किया है, एक प्रोजेक्टेड खर्च है। ऐसा रियल में होगा ऐसा जरूर नहीं, ज्यादा ही हो जाता है। और कई बार कई छात्रों का बजट तो बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। उनका सारा, जब तक पैसा घर से आ जाएगा, पहले 10 दिन तो उनकी अमेरिका, बिल्कुल जापान की अर्थव्यवस्था रहेगी, अगले 10 दिन वो भारत की अर्थव्यवस्था बन जाते हैं, लास्ट के 10 दिन श्रीलंका की अर्थव्यवस्था, सबसे 5-5, 10-10 रुपए मांगते फिरते हैं। अभी कई बार मिसमैनेज हो जाता है, छात्र जीवन में बजट बड़ा मिसमैनेज होता है। लेकिन एडिशनल कब होगा, जब बजट में कोई नई सेवा आ जाए। नई सेवा का मतलब है जिस सेवा का उल्लेख हमने बजट में नहीं किया है, कोई नई सेवा आ जाए। जैसे हमने कहा कि हमारा दोस्त आ गया घूमने के लिए, इसका उल्लेख तो हमने बजट में नहीं किया था। अब नई सेवा जब आरोपित होगी तो स्वाभाविक रूप में नया खर्च हो जाएगा, तो अपने आप में अतिरिक्त खर्च होगा। और आपको याद दिला दें, इस अतिरिक्त खर्च को फिर से वित्त मंत्री को जाना पड़ेगा संसद के सामने मांगने के लिए। इसलिए अब देखते हुए, एक तो सामूहिक रूप में बजट पारित हो जाता है, फरवरी का महीना धमाकेदार होता है, मार्च का महीना बजट पारित हो गया, उसके बाद साल भर कुछ कुछ मामला चलता रहता है। कभी कभी निर्मला सीतारमण जी आएंगी संसद के सामने और कहेंगे कि भाई कि हमें ये भी खर्च चाहिए, कोई अतिरिक्त खर्च हो गया।
जैसे हम घर वालों से मांगते हैं। दूसरा होता है सप्लीमेंट्री डिमांड। अतिरिक्त खर्च में दो कीवर्ड आपको याद रखना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव एग्जाम में यही कीवर्ड बहुत महत्वपूर्ण है समझने के लिए। कि नई सेवा का मतलब है, बात लॉजिकल है, जिस सेवा का उल्लेख बजट में नहीं किया गया था। तो इसका मतलब ये भी होता है जिस सेवा का उल्लेख बजट में नहीं था। वही तो नई सेवा है। अब देखो, अब क्या होगा, एक दूसरी भी डिमांड है, ये अनुच्छेद 115 में लिखेगी दोनों बातें, आर्टिकल 115 में। अगला सप्लीमेंट्री अनुपूरक मांग। कई बच्चे सप्लीमेंट्री एग्जाम देते हैं, अनुपूरक मांग। और आप लिखो दोस्तों, सप्लीमेंट्री हमेशा एक के बाद एक आता है। सप्लीमेंट्री क्या है? मूल मांग है, उसके बाद ही सप्लीमेंट्री। समोसा है तो चटनी है। अब कहीं पे भाई चटनी तो फ्री मिलती है, तो आपको हमें चटनी दे दो, समोसा रख लो, ऐसी बात नहीं बनेगी। तो सप्लीमेंट्री डिमांड का मतलब होता है कि यहाँ पे बजट में सेवा पुरानी है, सेवा नई नहीं है, बल्कि आवंटित राशि, जो आवंटित राशि है वो अपर्याप्त हो गई। तो सप्लीमेंट्री डिमांड का मतलब है कि बजट की सेवा नई नहीं है, सेवा पहले से उल्लिखित है। बजट में सेवा पहले से उल्लिखित है, तो सेवा नई नहीं है, बल्कि वो क्या रहा है कि जो निर्धारित राशि है, बल्कि उस सेवा पर निर्धारित राशि, अपर्याप्त हो गई, इनसफिशिएंट हो गई। द अमाउंट फाउंड टू बी इनसफिशिएंट विच वॉज एलोकेटेड फॉर दैट सर्विस। तो सेवा पर जो निर्धारित राशि थी अपर्याप्त हो गई। आप कहोगे सर ये क्या, सी शब्दों की बाजीगिरी है? अरे भाई, खर्च ज्यादा हो जाए तो भी ज्यादा, और राशि कम हो जाए तो भी हमें लेना पड़ेगा परमिशन। तो अब सवाल है, बात तो एक ही है। और दोस्तों, संविधान में केवल टेक्निकल, दोनों में देखोगे अंतर टेक्निकल है। अरे मान लो कि हमने खाने के लिए 1000 रुपए राशि देखा और वो अपर्याप्त हो गई, तो अपर्याप्त होने का मतलब है कि खर्च ज्यादा होगा तभी तो कम पड़ा। भाई तरबूजा चाकू पर गिरे, चाकू तरबूजे पर कटेगा तरबूजा। लेकिन फिर भी अब देखोगे, हमें टेक्निकल बातों को ध्यान रखना है, शब्दों को एग्जाम के लिए तो हमें बेसिक शब्दों को, यहाँ पे नई सेवा नहीं है, पहले है, और यहाँ पे मांग अपर्याप्त। की टर्म यहाँ खर्च ज्यादा है या मांग अपर्याप्त, इन मूलभूत शब्दों को ध्यान रखना है। और बच्चों देखो, कई बार हम ऑब्जेक्टिव एग्जाम में इसलिए खराब करते हैं क्योंकि आजकल तो नेगेटिव मार्किंग है, ध्यान रखने की बात है। इसलिए हम बहुत बारीक तरीके से पढ़ते हैं एग्जाम में, एक एक शब्दों को बड़े ध्यान से पढ़ा, बड़ी में नहीं। आजकल बच्चे बिल्कुल, जब वंदे भारत की रफ्तार से पढ़ोगे तो सब कुछ कंफ्यूज रहेगा, हौच पौच रहेगा। इसे कई बार बच्चे एग्जाम देकर आते हैं, कहते हैं सिली मिस्टेक्स हो गया। सिली मिस्टेक्स नहीं हुआ, सिली पढ़ने का तरीका है। आराम से देखो, इत्मीनान से देखो, तब बात बनेगी। अब देखो, सप्लीमेंट्री डिमांड हो गई तो राशि क्या हो गई? अपर्याप्त हो गई, इनसफिशिएंट हो गई। इसका मतलब फिर निर्मला सीतारमण बन जाएंगे और फिर कहेंगे भैया हमें, और सरकार का पैसा तो अपर्याप्त हो ही जाता है दोस्तों, इसलिए सरकार के खर्च लगे रहते हैं। अब एक तीसरे प्रकार की बात है। अब देखो, सेल्स शब्दों की बाजीगरी आपके सामने आएगी। अब क्या है? एक्सेस डिमांड, अधिक की मांग। एक्सेस डिमांड, अब इसको इंग्लिश में लिख लोगे, इसलिए आप देखोगे बड़े केवल शब्दों का अंतर है। और इसलिए प्रारंभिक परीक्षा में कई बार हो सकता है कि चारों के आपको जोड़ बना दिया जाए, पेयर बना दिया जाए, कौन किसके साथ मैच करता है। तो इन की शब्द को ध्यान रखना है, कहाँ इनसफिशिएंट है, कहाँ पर्याप्त है, कहाँ खर्च अतिरिक्त है। यहाँ पे भी, यहाँ एक्सेस की डिमांड, बहुत सारी बातें आपको देखोगे कि अतिरिक्त डिमांड से मिलती रहती हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या है? सेवा। एक्सेस डिमांड में क्या है? सेवा नई नहीं है, सेवा पुरानी है। बात को ध्यान रखने की है। तो आप कहोगे सही, तो सप्लीमेंट्री जैसा है। तो यहाँ भी सेवा पहले से उल्लिखित है। तो इसी बात को कहने का दूसरा तरीका, सेवा पुरानी। पुरानी का मतलब है बजट में उल्लेख था।
जैसे खाने का, किराए का, तो बजट में तो उल्लेख था। सेवा पुरानी थी, बजट में उल्लेख था, लेकिन हो क्या गया, खर्च अतिरिक्त हो गया, इसलिए एक्सेस हो गया, जो आवंटित राशि से उससे अधिक खर्च हो गया। इसलिए देखो इसमें एक विशेषता, एक्सेस डिमांड में एक विशेषता सप्लीमेंट्री की है, दूसरी एडिशनल की है। एक्सेस डिमांड में एक विशेषता सप्लीमेंट्री की है, दूसरी एडिशनल की है। एक्सेस खर्च हो गया, एक्सेस खर्च किससे, जो आवंटित राशि थी, आवंटित राशि से ज्यादा खर्च हो गया। अब देखो यही शब्दों का हेरफेर है, यहाँ खर्च अतिरिक्त है, यहाँ क्या है, अपर्याप्त, राशि अपर्याप्त है। यहाँ भी खर्च अतिरिक्त है, लेकिन यहाँ क्या है, सेवा नहीं है। और एक्सेस डिमांड में क्या है, सेवा पुरानी है। इसका मतलब बजट में सेवा पुरानी का मतलब जिस सेवा का उल्लेख बजट में किया गया हो, क्योंकि अब ये सब एक तरीके हैं जिससे इसका मतलब है पैसा ज्यादा आवश्यकता पड़ती है। लेकिन कुछ और भी तरीके हो सकते हैं। अनुच्छेद 116 में कुछ बात कर दी गई, ये तो अनुच्छेद 115 में बात की गई। अब अनुच्छेद 116 में क्या कहा गया, उसमें भी थोड़ा से ध्यान देने की बात है। ये तो 115 में कहा गया। तो आप देखो केवल शब्दों का हेरफेर है, और प्रारंभिक परीक्षा में, ऑब्जेक्टिव एग्जाम में शब्दों का हेरफेर है, और मेंस में ऐसी चीजों से मतलब नहीं होता। ये सब चीजें पीटी के लिए ही इंपॉर्टेंट होती हैं। अब देखोगे अगली बात क्या है, अगला अनुच्छेद 116 में कुछ और बातें कही गई है। आप याद रखो दोस्तों, एक होता है प्रत्यानुदान, इसका इंग्लिश आप जरूर याद रखना, वोट ऑन क्रेडिट और वोट ऑफ क्रेडिट। अब बड़ी ध्यान देने की बात है, प्रत्यानुदान, कुछ सेवा ऐसी होती है, जैसे आपके साथ भी कुछ होगा। दोस्तों जरा सोच के देखो, अगर कोई छात्र बजट बनाता है, कई छात्र तो बजट बनाते नहीं, सब भगवान भरोसे रहते हैं का बजट क्या बनाना, खर्च हो रहा है, दाता है कि राम भिखारी सारी दुनिया। तो बहुत चिंतित, कई लोग तो बड़े फिलोसफर किस्म के होते हैं, कुछ बजट नहीं बनाते, आया खर्च कर दिया, फिर मांग लिया कहीं से, फिर खर्च कर दिया। लेकिन अच्छे प्रशासक को बजट बनाना चाहिए। अब मान लो दोस्तों यहाँ पर कुछ ऐसा, यानी क्या भाई, अभी तक तो हमने चर्चा किया कि या तो कहीं कुछ ज्यादा खर्च हो गया, अपर्याप्त हो गया, नई सेवा हो गई, ऐसे खर्च ज्यादा हो गया। लेकिन क्या ऐसा संभव है कि खर्च कुछ ऐसा हो जाए जिसको हम अपने पेरेंट्स को बता ही ना पाए। पेरेंट्स को आपने फोन किया, पिताऊ 1000 रुपये चाहिए, उसने पूछा कहाँ चाहिए, तो आपने कहा बता नहीं सकता। तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ऐसा कौन सा खर्च है जो आप बता नहीं सकते। तो अब बच्चों के मन में बड़ी कुतूहल हो रहा होगा, भाई ऐसा कौन सा खर्च हो जो बता नहीं सकते। अब ये तो आप समझो, अभी तो आप ही समझो कि इसको कौन सा ऐसा खर्च है जो बता नहीं सकते। लेकिन संविधान की बात जहां तक है, जहां तक 16 की बात है, इसमें ये लिखा गया है कि ऐसा खर्च, प्रत्यानुदान में है ऐसा खर्च जिसका विवरण देना संभव न हो। इसलिए याद रखो, जिसका विवरण देना संभव नहीं है, इसलिए ये पार्लियामेंट क्या है, कार्यपालिका को दिए गए खाली चेक जैसा है, ब्लैंक चेक जैसा। यानी संसद, कार्यपालिका मंत्रिपरिषद बताएगी नहीं भाई हमने कहाँ खर्च किया। खर्च करने का अधिकार तो याद रखो कार्यपालिका को ही है हमारे यहाँ। पैसे पर नियंत्रण, ध्यान रखने की बात है, संसद पैसा नहीं खर्च करती, सेपरेशन ऑफ पावर है हमारे यहाँ, शक्ति का पृथक्करण है। संसद को पैसा खर्च करने की परमिशन नहीं है, पैसे खर्च पर नियंत्रण की शक्ति है। तो अब यहाँ पे सवाल है कि कार्यपालिका से पूछेगा नहीं, खाली चेक दे देगी। और दोस्तों जरा सोच के देखो, कभी खाली चेक का मतलब है अमाउंट हम भरेंगे, तो बल्ले बल्ले मामला हो जाएगा। खाली चेक मिल जाए फिर तो अमाउंट हम भर लेंगे। और फिर इसका मतलब क्यों, क्योंकि खर्च अनिश्चित प्रकृति का है, खर्च का विवरण नहीं दिया जा सकता, खर्च अनिश्चित प्रकृति का है। और दोस्तों ये इसलिए प्रावधान किया गया है कि मान लो कल कहीं वार हो जाए, युद्ध हो जाए और खर्च ज्यादा हो गया, इसका उल्लेख हम नहीं कर सकते। इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने ऐसे ही प्रावधान कर रखे हैं। क्योंकि अब सरकार कौन सा खर्च नहीं बताएगी, ऐसा तो नहीं सरकार कोई खर्च करना बताए, हमारे लिए संभव हो सकता है कि सरकार के पास भी कई बार कोई वार खर्च हो जाए, कहीं गुप्त ऑपरेशन में कोई पैसा खर्च हो जाए, तो उसका विवरण देना संभव नहीं है। तो कार्यपालिका के लिए एक सेफ्टी वॉल्व है
एक बचाव का तंत्र है, ये नहीं कि भैया हर बात बतानी पड़ेगी। अगली बात, और आप देखोगे एक हमारा सामान्य खर्च होता है, एक विशेष खर्च होता है, एक क्या होता है आपवादिक अनुदान, जो अपवाद स्वरूप हो, एक्सेप्शनल हो, जो कभी कभार होता हो। देखो दो चीज होता है, इंग्लिश में से कहते हैं एक्सेप्शनल, ये दोनों अनुच्छेद 116 में है, यानी एक्सेप्शनल डिमांड फॉर ग्रांट्स। अपवाद आप देखोगे बस एक तो था सामान्य खर्च। अब मान लो कहीं महीने में आपका बर्थडे आ गया, आपने तो बर्थडे वाला खर्च जोड़ा नहीं, बजट में तो लिखा नहीं, बर्थडे आ गया। अच्छा कई बच्चे हैं जो कहते हैं ना ना सर हमें तो घर से बजट बर्थडे के लिए पैसा मिलता है। अगर ऐसी है बात है दोस्तों, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर बजट के लिए पैसा नहीं मिलता तब भी तो हम अगर कई बार तो अब सवाल है कि मान लो कि हमें बर्थडे के लिए पैसा ना मिले तो हम कई बार इधर का पैसा उधर कर देते हैं, तो पैसा ले लेंगे किताब के लिए, खर्च कर देंगे बर्थडे में। अच्छा हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि कई बार जो हमारे माता पिता ये समझते हैं बच्चों की पढ़ाई का मतलब बच्चा 24 घंटा पढ़ता रह गया। अब आप अगर उनसे कहोगे भैया भोला पिक्चर आने वाली है उसके लिए पैसा लेना है, तो पेरेंट्स क्या कहेंगे, ये देखो ये पढ़ने गया है भोला पिक्चर देखने गया है। अरे भाई 24 घंटा थोड़ी पढ़ेंगे दोस्तों, दिमाग को आराम भी तो देंगे। तो ऐसे डिमांड का मतलब एक्सेप्शन का मतलब जो विशेष प्रयोजन से खर्च हो। अब विशेष प्रयोजन तो कभी कभार आता है, इसीलिए विशेष प्रयोजन के लिए किया गया खर्च आपवादिक अनुदान में आएगा। जो विशेष प्रयोजन, इसका मतलब है विशेष प्रयोजन है तो जिसका उल्लेख बजट में नहीं किया गया है, तो स्वाभाविक रूप में नई सेवा हो गई जिसका उल्लेख नहीं है। लेकिन जो इसकी सबसे बड़ी विशेषता है, कई चीजों का उल्लेख बजट में नहीं होता, हम पीछे भी आपको बताए भाई एडिशनल डिमांड का उल्लेख बजट में नहीं होता, लेकिन ये उसमें विशेष वाली बात नहीं है। ये क्या है, कोई विशेष प्रयोजन है। तो मान लो कि हमने जम्मू कश्मीर में 370 जब हटाया तो कश्मीर के कोई बजट था ही नहीं, तो अचानक संघ सरकार ने कई हजार करोड़ रुपए कश्मीर को दे दिया, तो विशेष प्रयोजन ही था। तो हमारे संविधान में, चलिए दोस्तों हमारा संविधान बहुत बड़ा हो गया है, बड़े होने का कारण है कि हर वो संभावनाएं हमने तलाश कर रखी हैं कि जो प्रॉब्लम हो सकती है। अब उसके बावजूद भी कई लोग खुराफात कर देते हैं, कई बार संविधान साथ छेड़छाड़ हो जाती है दोस्तों। इसी के साथ आपका बजट पूरा हो गया। इसका मतलब होता है कि एक बजट पारित होने के बाद भी छोटे मोटे बजट संसद के सामने आते रहते हैं और संसद उस पर चर्चा करती रहती है, संसद उस पर ध्यान देती रहती है। अब आगे बढ़ने से पहले वैसे एक बात और आपको बता दें, ये अब उस पर बच्चे बहुत पूछते हैं कि सर ये बताओ वित्त विधेयक और वित्तीय विधेयक में क्या अंतर होता है। ये भी अपने आप इंटरेस्टिंग पार्ट है, वित्त विधेयक और वित्तीय विधेयक क्या है। तो दोस्तों जरा आपको याद दिला दें कि वित्त विधेयक और वित्तीय विधेयक में क्या अंतर है। ये बच्चे बहुत बार बार पूछते हैं, फिर उसके बाद फिर मेंस वाले पार्ट पर आ जाए कि संसदीय शासन की अभी उपलब्धियां क्या है। अभी तो हमने बेसिक पार्ट देखा, फिर चीजों को जोड़ेंगे। हमारे अध्ययन का दो तरीका होता है, पहले एक एक पार्ट को देख लेते हैं फिर उनको जोड़ने का प्रयास करेंगे। तो कई बच्चे पूछते हैं सर धन विधेयक और वित्तीय विधेयक में क्या अंतर है, धन विधेयक और वित्त विधेयक में क्या अंतर है। तो पहले दोस्तों ये बता दें कि धन विधेयक क्या है। धन विधेयक क्या है, जिसे कहते हैं मनी बिल। और फिर वित्त विधेयक क्या है, इसका इंग्लिश है फाइनेंस बिल। अच्छा दोस्तों कई बार किताबों में जब हिंदी वाली किताब पढ़ते कई बार तो उसमें हमें फाइनेंस बिल का कई बार हम गलत समझ लेते हैं फाइनेंशियल बिल, जबकि हमें ध्यान में रखना है धन विधेयक अलग है, वित्त विधेयक अलग है और वित्तीय विधेयक अलग है, फाइनेंशियल बिल अलग है। तो ये आप हमेशा याद रखना, तो ये आपको अंतर करना है, ये है फाइनेंशियल बिल। दोस्तों फाइनेंस बिल और फाइनेंशियल बिल में फर्क है। तो अब जरा देख लें धन विधेयक क्या है, फाइनेंस बिल क्या है, फाइनेंशियल बिल क्या है। तो फिर हमने बताया कि फाइनेंस बिल का अनुवाद वित्त विधेयक है, फाइनेंशियल बिल का अनुवाद वित्तीय विधेयक है। और
दोस्तों जब आप देखोगे धन विधेयक, और देखो ये बेसिक बातें बच्चों हमें शायद होनी चाहिए। धन विधेयक अनुच्छेद 110 में बात कही गई है। इसमें कहा गया है, अनुच्छेद 110 में कहा गया है, किसी कर का आरोपण, कर को लगाना, आरोपण का मतलब बहुत विशुद्ध भाषा है दोस्तों, कर लगाना, हटाना, विशुद्ध भाषा में उत्साधन, हटाना मतलब उत्साधन, परिवर्तन। तो आपको टेक्निकल भाषा भी कई बार सुननी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में हो सकता है उसी टेक्निकल भाषा का प्रयोग कर दे। लगाना मतलब आरोपण, आरोप कर दिया, लगा दिया। हटाना मतलब है उत्साधन, हटा दिया। परिवर्तन मतलब है चेंज कर दिया। को लगाना, हटाना, उत्साधन। ये अनुच्छेद 110 में धन विधेयक के रूप में वर्णित किया गया है, 110। दूसरी बात, इसका मतलब बहुत साफ बात है दोस्तों, जहां पैसे का मामला होगा, भाई कर लगाना, हटाना, उठाना, ये पैसे का मामला ही तो है। इसलिए दोस्तों धन विधेयक सामान्य विधेयक नहीं है। सामान्य विधेयक में प्रशासन का, कृषि विधेयक सामान्य विधेयक है। अब आईटी एक्ट, इंफॉर्मेशन के संबंध में बिल सामान्य विधेयक है। सुलह विवाद का अधिनियम सामान्य विधेयक है। धन विधेयक में लॉजिकल बात है, कहीं पैसे गुल्लक से मामला जुड़ेगा, पैसा कहां से है, तो पैसा लाया जाए, पैसा निकाला जाए, कहीं पैसे का मामला जुड़ेगा। तो पैसे का मामला जुड़ेगा तो फिर इसमें क्या हो जाएगा, धन विधेयक में फिर क्या हो जाएगा, भारत की संचित निधि गुल्लक का मामला जरूर आएगा। भारत की संचित निधि से विनियोग, एप्रोप्रिएशन, यानी कोई भी पैसा भारत की संचित निधि से निकालोगे तो धन विधेयक हो जाएगा। फिर क्या होगा, अब उसके बाद क्या होगा, भारत की संचित निधि, संचित निधि एवं आकस्मिक निधि, कंटिंजेंसी फंड। आपको याद होगा आकस्मिक निधि जो बहुत जरूरत के लिए मिलती है। आकस्मिक निधि की अभिरक्षा, कस्टडी, यानी उसको अपने पास रखना, अभिरक्षा, कस्टडी। एक खास बात देखो, संचित निधि बार बार आ रही है भारत की, यहाँ पे क्या है, संचित निधि से पैसा निकालना, विनियोग का मतलब है निकालना, विशुद्ध हिंदी है विनियोग। एक है योग, योग का मतलब जोड़ना, प्राप्त करना, विनियोग का मतलब है निकालना। तो संचित निधि और आकस्मिक निधि की अभिरक्षा, तो कल भी मैंने बताया था, आकस्मिक निधि का मतलब है कि आवश्यक खर्च के लिए दिया गया पैसा, और फिर भारत की संचित निधि, संचित निधि को हर जगह आ रहा है, यही तो धन विधेयक है जहां पैसे का मामला, गुल्लक का मामला हर जगह आ रहा है दोस्तों। भारत की संचित निधि एवं लोक लेखा, पब्लिक अकाउंट, यानी जो अपने LIC में पैसा जमा कर रखा है, LIC क्या है, जीवन के बाद भी, जीवन के साथ भी LIC है। तो अगर भारत की संचित निधि एवं लोक लेखा से किसी राशि की प्राप्ति, राशि की प्राप्ति, राशि की प्राप्ति या उसमें जमा करना, डिपॉजिट करना, ये भी धन विधेयक में आता है। अब जरा सोच के देखो, सामान्य विधेयक में संचित निधि, लोक लेखा, आकस्मिक, इन सब चीजों की बात नहीं होती भाई। यही तो धन विधेयक और सामान्य विधेयक की प्रक्रिया भी अलग होती है, विषय वस्तु भी अलग होता है। अब चाहोगे तो इसका भी कंपेयर कर देंगे, सामान्य विधेयक कैसे कंपेयर करें, पहले तीनों का अंतर देख लें। हम बार बार आपको बता रहे हैं, सामान्य विधेयक में ये सब चीजें थोड़ी आती हैं, और खास तौर पे देखोगे संचित निधि तीनों जगह आई है बस, और संचित निधि, आकस्मिक निधि, ये सब आई गई। अब क्या आएगा, उधार, अरे भाई पैसा उधार भी लेते हैं, तो भारत सरकार के द्वारा लिया गया उधार, भारत सरकार के द्वारा लिया गया उधार या उधार पर दी गई गारंटी। आप इधर रखो दोस्तों, हमारे यहाँ कभी राज्य भी, हमारे यहाँ राज्य सरकार को उधार लेने का अधिकार नहीं है आर्टिकल 292 में। और मान लो कहीं राज्य उधार भी लेता है तो गारंटी कौन देगा, संघ। देखो जैसे बैंक से हम लोन लेते हैं तो हमें गारंटर चाहिए होता है। अब मान लो उसी बैंक में जिसका अकाउंट है वो गारंटी दे दिया कि भैया लोन तो ले रहा है, लेकिन हम गारंटी दे रहे हैं कि लेके भागेगा नहीं। इसलिए और किसी भी खर्च को भारत की संचित निधि पर भारित करना,
भारत की संचित निधि पर भारित करना। ये दोस्तों धन विधेयक का मामला है, लेकिन ये बात आप जानते हो कि हमारी सुमित्रा महाजन स्पीकर थी और आधार अधिनियम, आधार बिल अधिनियम तब बन जाता है जब राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर देते हैं। आधार बिल आया था संसद के सामने और सुमित्रा ताई जी ने क्या कहा कि भैया उसको स्टैम्प कर दिया धन विधेयक के रूप में। इस बात पर बड़ा विवाद हुआ कि भैया आधार अधिनियम में पैसे की बात कहाँ थी, कहाँ गुल्लक की बात थी और कैसे स्पीकर ने कर दिया। अच्छा दोस्तों, कई बार ये विवाद का विषय हो सकता है कि यार इनकी बात है या नहीं है, कितना पैसा है कितना पैसा नहीं है, ये मतभेद का विषय हो सकता है। इसलिए हमारे संविधान निर्माता बड़े होशियार थे। तो कई बार दोस्तों कई कार्यक्रम को कैटेगराइज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब शादी विवाह कार्यक्रम पैसे खर्च कार्यक्रम है या उत्सव कार्यक्रम है, बताओ क्या कहोगे। इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने कहा कि अनुच्छेद 110 में धन विधेयक है, ये प्रमाणित करने की अंतिम शक्ति किसके पास होगी? स्पीकर के पास, लोकसभा का स्पीकर। याद रखना दोस्तों, राज्यसभा का सभापति नहीं, केवल लोकसभा का स्पीकर। केवल लोकसभा का स्पीकर ही सर्टिफाई करेगा कि धन विधेयक है। और आप जानते हो सर्टिफाई करने का मतलब क्या है? अगर लोकसभा के स्पीकर ने कह दिया ये धन विधेयक है, तो बच्चों अब राज्यसभा के पास जैसे जाएगा 14 दिन के भीतर राज्यसभा को पारित करना पड़ेगा। और अगर 14 दिन के भीतर राज्यसभा ने पारित नहीं किया, दोनों सदनों से पारित मान लिया जाएगा। अब ये फिर दिखाता है कि धन विधेयक की प्रक्रिया, यानी धन विधेयक विषय वस्तु भी सामान्य विधेयक से अलग है, प्रक्रिया से भी अलग है। और प्रक्रिया से कैसे भाई? यहाँ तो राज्यसभा की स्थिति द्वितीयक बन जाती है। 14 दिन राज्यसभा देख लेगा। हाँ, राज्यसभा अपना चर्चा कर सकता है, बाकी कुछ नहीं कर सकता, संशोधन कर सकता है, मानना न मानना लोकसभा का विषय। केवल 14 दिन। अब इसका मतलब है दोस्तों, धन विधेयक के मामले में किसी संयुक्त बैठक का मतलब ही नहीं होता। सदन की संयुक्त बैठक हो ही नहीं सकती। और ये बहुत तार्किक रूप में किया गया है, क्योंकि हमने पहले बता दिया है बच्चों, धन विधेयक समय सीमा के भीतर पारित करना होता है। इसलिए अगर हम ये कहें कि ना भाई मतभेद हो जाए, संयुक्त बैठक हो जाए, फिर पता चला कि जितनी की मुर्गी नहीं उतनी बड़ी मसाला, पता चल गए थे बजट पास करवाने, उसमें उलझ गए, ये नहीं हो पाएगा। इसलिए अब देखो बच्चों, धन विधेयक ये धन विधेयक की बात है। वही सब बातें देखो, ऑब्जेक्टिव आईएएस पीटी परीक्षा में ये पूछा गया था और इन सबसे संबंधित विषय। और बच्चों, मैं बार बार कहता हूँ बच्चों, अगर पीटी एग्जाम अच्छा करना है, बेसिक बात याद करना सीखो। कई बार बच्चे ऐसे सवाल मुलझे रहते हैं कि स्पीकर भाग जाए तो क्या होगा, राज्यपाल को पेंशन मिलता है नहीं मिलता है। अरे भाई, इन बातों का उल्लेख संविधान में नहीं है। और जो कहीं विधि में संविधान, उसके पीछे क्यों दौड़ते हो? तो ये बड़ी बच्चों में गंभीर गलती होती है कि ये बेसिक बातें याद नहीं करते हो। उनको क्या लगता है, ना सर चिंता मत करो, ये सब बेसिक बात हम याद कर लेंगे। लेकिन यकीन मानो यही बात याद नहीं हो पाती है। यही एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण जितनी बेसिक बातें हैं, वित्त आयोग का काम क्या है, क्षेत्रीय परिषद की संरचनाएं क्या है, अरे तो यही सब तो काम बड़े महत्वपूर्ण के होते हैं। यही सब आपको ध्यान से और आज ही याद करो इसको। और लॉजिकल का मतलब पैसा हर जगह आएगा। एक जगह विरक्षा है, दूसरी जगह जमा करना है, तीसरी जगह विनियोग करना है। अब देखो, अब ये धन विधेयक हो गया, तो आप कहोगे सर ये तो बड़ा अच्छा तरीका आपने बता दिया, फिर तो स्पीकर सर चाहे, हमारे यहाँ तो भी स्पीकर चाहे किसी विधेयक को धन विधेयक मार दिया ठप्पा। दोस्तों ऐसा नहीं है, क्योंकि एक तो स्पीकर को तटस्थ रूप में काम करना पड़ेगा, दूसरा ठप्पा मार दिया तो उच्चतम न्यायालय नहीं है। आप फिर पूछोगे सर ये बताओ, संविधान में तो लिखा गया स्पीकर के द्वारा किए गए कोई कार्य न्यायपालिका के सामने नहीं आएंगे। तो दोस्तों संविधान में लिखा गया, लेकिन संविधान में ये भी लिखा गया कि भाई जो पदाधिकारी है अपने कर्तव्य का पालन करेंगे। तो संविधान में कोई शक्ति दी गई है तो ऐसा थोड़ी का दुरुपयोग किया जाए। लेकिन अब आप पूछोगे फाइनेंस बिल क्या है दोस्तों। अगर कल आपको याद होता होगा जब हमने बजट की बात की थी, तो देखो बजट के अंत में वित्त विधेयक लाया जाता है। बजट के अंतिम जो चरण है उसमें वित्त विधेयक लाया जाता है। और ये फाइनेंस वित्त विधेयक क्या है? कर को लगाना। ये वित्त विधेयक क्या है? कर लगाना, हटाना, परिवर्तन करना। कर लगाना, हटाना, परिवर्तन करना।
यानी अगले वित्तीय वर्ष में हम कौन सा कर लगाना चाहते हैं, कोई नया कर हो सकता है। अब कर का परिवर्तन का मतलब है कोई 10% है 15 कर दिया, 15 है 5 कर दिया परिवर्तन, और कुछ जो चल रहा है उसको हटा दिया। अब यही है वित्त विधेयक, यही है फाइनेंस बिल। आप कहो माय गॉड, ये तो फाइनेंस बिल सर, ये तो धन विधेयक है। एग्जैक्टली ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि जिसे हम फाइनेंस बिल कहते हैं उसी का नाम धन विधेयक है। इसका प्रमाण हमारे पास क्या है, क्या प्रमाण है? क्योंकि जो फाइनेंस बिल हमने लिखा, अरे यही तो धन विधेयक में लिखा है। इसे बच्चों ध्यान से सुनने की जरूरत है। धन विधेयक इज इक्वल टू फाइनेंस बिल। और अब ये बात याद रखना, मान लो किसी किताब में आपने कहीं पढ़ा हो, कहीं देखा हो, वहां अनुवाद गलत हो गया हो तो आप परेशान हो, तो जो हम बातें बताते हैं उसको एकदम मान लो। अब उसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो ये बात हमेशा गांठ बांध लीजिए कि धन विधेयक इज इक्वल टू फाइनेंस बिल। क्यों भाई, फाइनेंस बिल में क्या होता है देख लो, धन विधेयक में लिखा हुआ है। लेकिन हाँ, फाइनेंशियल बिल अलग होता है। इसलिए धन विधेयक अगर फाइनेंस बिल हो गया तो स्वाभाविक रूप में दोनों बराबर हो गए। लेकिन अब फाइनेंशियल बिल क्या है, इसका उल्लेख आता है अनुच्छेद 117 में। फाइनेंशियल बिल का आता है अनुच्छेद 117 में, लेकिन मैं बार बार कहता हूँ अनुच्छेद से विचार महत्वपूर्ण है। और देखो, फाइनेंशियल बिल का मतलब दोस्तों वित्तीय विधेयक का मतलब है। हमारे यहाँ वित्तीय विधेयक की दो श्रेणी है, और अनुच्छेद 117 फाइनेंशियल बिल था कॉम्प्लिकेट क्यों हो जाता है, इसकी दो श्रेणियां हैं। इसका पहला ए श्रेणी है, जहां पे लिखा हो कि भारत की कोई ऐसा विधेयक, यानी वित्तीय विधेयक कौन सा होगा, कोई ऐसा विधेयक आएगा जहां भारत की संचित निधि से व्यय की बात की जाए, एक्सपेंडिचर, यानी कोई ऐसा विधेयक जहां भारत की संचित निधि से व्यय की बात हो। भारत की, यानी आप ये कह सकते हो कोई ऐसा विधेयक जिसमें भारत की संचित निधि से, मैंने एक ही पार्ट नहीं, कोई ऐसा विधेयक जिसमें अनुच्छेद 110 का एक ने कोई भाग इन्वॉल्व हो। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। हमने एक एग्जाम्पल लिख दिया, इसका मतलब जरूर नहीं कि यही होगा। तो ये कंफ्यूजन हटाने के लिए बल्कि मैं ये लिख दूं कि धन विधेयक क्या होगा, वित्तीय विधेयक में क्या आएगा। पहला, ऐसा विधेयक जिसमें धन विधेयक अनुच्छेद 110 का एक अवयव होना चाहिए। धन विधेयक का एक कोई कंपोनेंट होना चाहिए, कोई एक तत्व अवश्य होना चाहिए। कोई ना कोई एक एलिमेंट होना चाहिए, धन विधेयक का कोई ना कोई एक एलिमेंट होना चाहिए। लेकिन एक खास बात है, उसके अलावा भी कुछ होना चाहिए, क्योंकि अगर धन विधेयक की बात आ जाए तो वित्तीय विधेयक किस बात का, फिर तो धन विधेयक हो जाएगा। उसके अलावा कोई अन्य विषय भी होना चाहिए जिसका अनुच्छेद 110 से कोई संबंध न हो। अब अन्य विषय में क्या हो सकता है, महिलाओं का कोई मुद्दा हो सकता है, प्रशासन की बात हो सकती है, अन्य कोई विषय हो जाए। इसे लोग कहा करते थे कि भाई देखो, आधार बिल वाले मामले में पैसे का एक मामला था, लेकिन पैसे के अलावा बाकी सामाजिक न्याय का मामला था, कल्याण का मामला था, तो उसको हमने कैसे प्रमाणित कर दिया। तो अन्य विषय का मतलब है प्रशासन से संग कोई भी महिला सशक्तिकरण यानी ग्रामीण विकास कुछ भी हो जाए, ये होगा वित्तीय विधेयक। अब तेरी बात समझ में आ गई। धन विधेयक में केवल अनुच्छेद 110 की बात आती है, वित्तीय विधेयक में अनुच्छेद 110 के अलावा और भी विषय आते हैं। पहली बात। अब दूसरा, अब आप दूसरी बात देखो कि धन विधेयक की दूसरी श्रेणी क्या है, बी। दूसरी श्रेणी क्या है, बी। अब बी में क्या है, बी में क्या है कि अनुच्छेद 110 से संबंधित कोई विषय नहीं रहेगा, अनुच्छेद 110 से संबंधित कोई विषय नहीं होगा, परंतु एक बात ऐसी होगी जो धन विधेयक जैसा नहीं मिलता जुलता होगा। और मिलता जुलता क्या होगा, वो है भारत की
संचित निधि से व्यय, एक्सपेंडिचर, भारत की संचित निधि से व्यय, एक्सपेंडिचर, ये बात ध्यान में रखने की है। एक्सपेंडिचर, EXPINDUTRE। एक खास बात देखो, अब देखो दोस्तों, यहाँ शब्दों पर बड़ा हेर फेर रखना है, बड़ा ध्यान रखना है। हेर फेर कैसे रखना है, ध्यान कैसे रखना है, क्योंकि यहाँ क्या है, याद रखो। आप कहोगे सर ये बताओ, ये तो एकदम अनुच्छेद 110 जैसा लग रहा है। नहीं लग रहा है, नहीं, क्योंकि यहाँ लिखा गया भारत की संचित निधि से विनियोग, पैसा निकालना। यहाँ लिखा है एक्सपेंडिचर, व्यय। विनियोग और व्यय में अंतर होता है दोस्तों। हमने एटीएम से पैसा निकाला, विनियोग है। हमने आइसक्रीम खा लिया, व्यय है। दोनों बातें अलग अलग हैं। इसका मतलब है कि अब आपको समझ में आ गया, वित्त विधेयक इज इक्वल टू धन विधेयक। इसलिए जो अंतर वित्तीय विधेयक और वित्त विधेयक में है, वही अंतर वित्तीय विधेयक और धन विधेयक में है। क्योंकि दोस्तों ये दोनों बराबर है। ये बात आपको याद दिला दें, धन विधेयक इज इक्वल टू वित्त विधेयक। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ ये बात। तो जो अंतर धन विधेयक वित्तीय विधेयक में है, वही अंतर वित्तीय विधेयक और वित्तीय विधेयक में है। इसका मतलब है वित्त विधेयक में केवल 110 की बात होनी चाहिए, लेकिन वित्तीय विधेयक में 117 में, और वित्त विधेयक 110 में आएगा। वित्तीय विधेयक के दो श्रेणी हो गए। पहला है आधा पार्ट धन विधेयक का होगा, आधा पार्ट अन्य विधेयक का होगा। ये कुल में रिमिक्सिंग है। आजकल रिमिक्सिंग का बड़ा जमाना है दोस्तों। रिमिक्सिंग आप सॉन्ग सुनिए। एक जमाना था जब पुराने सॉन्ग किशोर कुमार के, लता मंगेशकर को, उनको रिमिक्सिंग में कर दिया। पहले जमाने में तो सॉन्ग बड़ी धीरे से गाए जाते थे कि पूछो न कैसे मैंने रात बिताई, उसको 1 घंटा में गा रहा है रिमिक्सिंग में। पूछो पूछो पूछो। हिमेश रेशमिया का जमाना आ गया, एक बार आजा आजा आजा। ऐसे ही है, वित्तीय विधेयक की रिमिक्सिंग है, धन विधेयक प्योर है। क्योंकि उसमें धन विधेयक, वित्तीय विधेयक में क्या हो रहा है, पैसे के अलावा कोई और मामला भी आ गया, और भी मामला आ गया। और यहाँ पे क्या है, एक धन विधेयक, यहाँ तो आधा धन विधेयक है, आधा सामान्य विधेयक है, इसे वित्तीय विधेयक हो गया। यहाँ तो कोई धन विधेयक नहीं, एक बात ऐसा जो मिलता जुलता है दोस्तों, वो धन विधेयक जैसा नहीं है, मिलता जुलता है। इसीलिए ये कह दिया गया 110 का कोई विषय नहीं कि भारत की संचित से व्यय है तो व्यय वाला मिलता जुलता है। पहला अंतर स्पष्ट हो गया कि धन विधेयक या वित्तीय विधेयक में, या वित्त विधेयक वित्तीय विधेयक में अंतर क्या है, ये विषय वस्तु का अंतर है, क्या कंटेंट होगा। लेकिन आप याद रखो, प्रक्रिया का भी अंतर है। इनको पारित कैसे किया जाएगा। जब वित्त विधेयक और वित्तीय विधेयक, पहला अंतर कैसा होगा दोस्तों, अंतर विषय वस्तु का अंतर हो गया कि दोनों में अलग अलग चीजें आएंगी। 110 आपके सामने लिखा गया है, तो अब हम 110 के साथ ये लिख सकते हैं, यही है वित्त विधेयक। ये दोनों जैसे हैं, ये अलग है, लेकिन अभी आधा है। विषय वस्तु के मामले में अब आपको अलग समझ में आ गया होगा कि वित्त विधेयक वित्तीय विधेयक में क्या अंतर है। अब जरा देखें, संसद पारित कैसे करती है, प्रक्रिया में यहाँ पे भी अंतर है। संसद पारित कैसे करती है, तो आपको दूसरा भी अंतर बता दें। अब हम दोस्तों क्या लिख लें, धन विधेयक लिख लें या वित्त विधेयक, दोनों एक ही हो गया। धन विधेयक लिखें, वित्त विधेयक लिखें, ये एक हो गया। लेकिन अंतर कहां पे आ जाएगा, वित्तीय विधेयक ये अलग आ जाएगा। अब ये पारित कैसे होते हैं सदन के सामने, ये कैसे पारित होंगे, फाइनेंशियल बिल, ये फाइनेंस। तो एक अब आप जानते हो धन विधेयक कैसे पारित होते हैं, इसकी प्रक्रिया जरा देखो दोस्तों। इसकी प्रक्रिया का मतलब है भाई सामान्य विधेयक जैसा तो नहीं है। क्यों, प्रक्रिया कैसी है, इस प्रक्रिया कैसी है, केवल लोकसभा में प्रस्तुत होगा। दूसरा, प्रस्तुत से पूर्व राष्ट्रपति की अनुशंसा चाहिए। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बाद, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बाद विधेयक लोकसभा में आएगा, लोकसभा में प्रस्तुत होगा। अच्छा दोस्तों, प्रस्तुत का बड़ा विशुद्ध हिंदी, पूरा स्थापित,
प्रस्तुत का बड़ा विशुद्ध हिंदी है पूर्वस्थापित, इंट्रोडक्शन मतलब प्रस्तुत करना। जैसे कोई व्यक्ति घर में प्रवेश कर जाता है, वैसे बिल संसद में आ गया। और यहाँ पे आप याद रखो, राज्यसभा केवल 14 दिन तक, राज्यसभा केवल 14 दिन तक विधेयक रोक सकती है। अब इसका लॉजिकल मतलब है दोस्तों, संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं होगा, तो राज्यसभा भूमिका द्वितीयक हो जाती है। ये धन विधेयक को पारित करने की प्रक्रिया है। और ये भी आपको याद दिला दें, जब ये राष्ट्रपति के पास जाएगा तो राष्ट्रपति इसको पुनर्विचार के लिए कभी नहीं भेज सकते। राष्ट्रपति, आप याद रखो, इस पे अनुमति देंगे, अनुमति नहीं देंगे, दोनों ऑप्शन हो सकता है। और आगे आपको बता देंगे कि राष्ट्रपति ने आज तक कभी ऐसा नहीं काम किया कि धन विधेयक पर अनुमति न दिया हो, इसलिए पहले अनुमति ली जाती है। आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं कि राष्ट्रपति महोदय ने कहा नहीं, अनुमति नहीं देंगे। लेकिन संविधान के हिसाब से देखा जाए, राष्ट्रपति धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकते दोस्तों। क्यों? पुनर्विचार के लिए भेजेंगे तो धन विधेयक 31 मार्च के पहले पारित हो ही नहीं पाएगा, बड़ी समस्या आ जाएगी। इसे भी प्रक्रिया में ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति इसे पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकते सदन को। पुनर्विचार के लिए नहीं भेजा जाएगा। अब देखो दोस्तों, ये तो प्रक्रिया है धन विधेयक या वित्त विधेयक की। सामान्य विधेयक की प्रक्रिया आपको अभी भी याद होगी। हाँ, बस एक समानता है कि दोनों सामान्य बहुमत से पारित होते हैं, इतना तो समानता विधेयक में है। सामान्य विधेयक की प्रक्रिया क्या है बच्चों? तो सामान्य विधेयक किसी भी सदन में प्रस्तुत हो सकता है। किसी भी सदन प्रस्तुत हो जाएगा। इसमें राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होती। कुछ विधेयक अपवाद हैं, इसे राज्य के नाम, भूभाग में, क्षेत्र में परिवर्तन करने की बात हो, जैसे कि राज्यों कर संबंधी प्रावधान परिवर्तित करने की बात हो। ऐसे मामलों पर अंतर्राज्यीय व्यापार को संबंध में परिवर्तित करने की बात हो, ऐसे एक दो अपवाद को छोड़ दो दोस्तों, तो राष्ट्रपति सामान्य विधेयकों के मामले में राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं है। यानी विधेयक को सदन में लाने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं है। और राज्यसभा की बराबर शक्ति होती है। राज्यसभा केवल 14 दिन तक नहीं, जब तक चाहे तब तक रोके रहे। राज्यसभा की समान शक्ति होती है। अब इसलिए इसमें संयुक्त बैठक हो जाती है। एक के बाद दूसरा लॉजिक होना चाहिए, इसलिए इसमें संयुक्त बैठक का भी प्रावधान संभव है और राष्ट्रपति इसे पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। पुनर्विचार के लिए भेजा जा सकता है। पुनर्विचार के लिए भेजा जा सकता है। ये सामान्य विधेयक की बात हो गई दोस्तों। तो अब आप देखोगे, सामान्य विधेयक धन विधेयक की प्रक्रिया अपने आप अंतर आ गई। इसका मतलब सामान्य विधेयक धन विधेयक की प्रक्रिया अंतर आ गई। इसका मतलब सामान्य विधेयक और धन विधेयक की विषय वस्तु भी हमने अंतर देख लिया कि सामान्य विधेयक में क्या होता है, पैसे जुड़ा हुआ मामला नहीं होता। धन विधेयक में संचित निधि, आकस्मिक, लोक लेखा। इसका मतलब है सामान्य विधेयक धन विधेयक में प्रक्रिया का भी अंतर है, विषय वस्तु का भी अंतर है। यानी पैकेट में क्या रखा गया है उसका भी अंतर है, भेजा और पारित कैसे जाएगा उसका भी अंतर है। क्योंकि दोस्तों मान लो हम कोई आपको सामान भेज रहे हैं अमेजोन से, तो अमेजोन सामान जो भेज रहे हैं वो प्रक्रिया एक जैसी है, भेजते वस्तु अलग अलग हो सकता है। लेकिन हमने कहा ना, कुछ सामान के भेजने की प्रक्रिया भी अलग है। भाई कोई सॉफ्ट सामान है तो अलग भेजने की प्रक्रिया है। वैसे धन विधेयक सामान्य विधेयक हो गया। अब देखो दोस्तों, वित्तीय विधेयक देख लें। और फिर वही बात है, वित्तीय विधेयक का मतलब है आधा धन विधेयक आधा सामान्य विधेयक। वित्तीय विधेयक में रिमिक्सिंग है। और ये आप जानते हो वित्तीय विधेयक की दो श्रेणियां हैं,
और दोनों के लिए पारित करने के तरीके अलग अलग हैं। अब जरा हम देखें वित्तीय विधेयक, इस बात को थोड़ा, वित्तीय विधेयक को पारित करने की प्रक्रिया क्या है बच्चों? तो पहला ए श्रेणी आपको बता दिया है, वित्तीय विधेयक की ए श्रेणी पहली, जब हमने विषय वस्तु के रूप में बताया था, पहला का मतलब है इसे लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा, लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा और राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक होगी। पूर्व अनुमति आवश्यक है। ये देखिए, इसका मतलब है वित्तीय विधेयक की इस श्रेणी में आधा भाग धन विधेयक का है, ये धन विधेयक की प्रक्रिया गई। आधी प्रक्रिया सामान्य विधेयक की आ जाएगी, क्योंकि विषय वस्तु रूप में भी आधा है। बाकी प्रक्रिया सी कैसी है? सामान्य विधेयक की। बाकी वित्तीय विधेयक को पारित करने में हम सामान्य विधेयक की प्रक्रिया अपनाएंगे। कैसे? इसमें राज्यसभा को समान शक्ति है, राज्यसभा को समान शक्ति है, यानी 14 दिन वाली बात नहीं है, तो राज्यसभा संशोधन कर सकती है विधेयक में। राज्यसभा संशोधन कर सकती है। अब देखो, ये प्रावधान क्या है दोस्तों? सामान्य विधेयक का है। राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, संयुक्त बैठक हो सकती है। जब राज्यसभा संशोधन कर सकती है तो संयुक्त बैठक अपने आप हो जाएगी, राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए भेजेगा। ये है इसका मतलब वित्तीय विधेयक। और अब आपको वित्तीय विधेयक में समझ में आ गया होगा, अंतर केवल विषय वस्तु का नहीं है, अंतर विधेयक को पारित करने का भी है। तो विषय वस्तु भी आधा वित्तीय विधेयक में, विषय वस्तु भी आधा धन विधेयक के आधा सामान्य विधेयक की, और प्रक्रिया भी आधा धन विधेयक के आधा सामान्य विधेयक की। दोस्तों इसीलिए देखो, अब सामान्य एग्जाम में पूछा नहीं जाता, क्योंकि ये बड़ा टेक्निकल है ये। और अब देखो आईएएस में तो खास तौर पे टेक्निकल बातों को एग्जामिनर कम से कम पूछता है। बात बड़ी व्यवहारिक हो, बहुत बेसिक सी बात उठा के पूछता है बार बार वो। अब देखो फिर क्या होगा, अब वित्तीय विधेयक की दूसरी श्रेणी देख लो, बी श्रेणी। अब आप जानते हो बी श्रेणी की, अब देख लें कि विषय वस्तु क्या है बी श्रेणी में। अब विषय वस्तु को पहले पता है कि भारत की संचित से केवल व्यय होना चाहिए, इसलिए बी श्रेणी में धन विधेयक का लक्षण क्या है? जैसे यहां हमने लिखा, इसमें धन विधेयक की केवल एक विशेषता दिखती है, जो धन विधेयक जैसी है तो नहीं, बस प्रक्रिया में एक जगह धन विधेयक जैसा दिखता है कि विधेयक पर विचार के लिए, विधेयक पर विचार के लिए राष्ट्रपति अनुशंसा करेगा, रिकमेंडेशन देगा। ध्यान रखना, एक ऐसी बात है धन विधेयक, यानी अब बात ध्यान रखने की, राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति नहीं ली। शब्दों पर खूब ध्यान देना बच्चों, और शब्दों का जो खेल है पूरा अध्ययन। राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति लेने की बात यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे क्या है? राष्ट्रपति से अनुशंसा, रिकमेंड करेगा, यानी विधेयक को सदन में ला दिया गया, उसके बाद राष्ट्रपति की चिट्ठी लिख देगा, भैया विधेयक हमारा विधेयक है, अपना बच्चा है, जरा देख लेना। यहाँ क्या है? यहाँ तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति हम ले रहे हैं, सदन में प्रस्तुत होने से ही पहले पूर्व अनुमति ले रहे हैं। भाई घर में घुसने से पहले मकान मालिक से पूछ रहे हैं, यहाँ पे घर में घुस गए तो फिर संदेश आ जाएगा, चाय पानी पिला देना यार, अपना ही बच्चा है, देख लेना। घर में घुसने एंट्री के पहले परमिशन नहीं मांगी, घर में घुस गए। अच्छा, दूसरी बात, तो ये धन विधेयक से मिलता जुलता है, बाकी सारी प्रक्रिया इस पर सामान्य विधेयक की है। इस पर सारी प्रक्रिया किसकी लगती है? सामान्य विधेयक की। इस पर सारी प्रक्रिया सामान्य विधेयक की है। इसका मतलब है कि इसे किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। अब देख लो, किसी भी सदन में, तो सामान्य विधेयक की प्रक्रिया है, सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है।
दूसरा, राज्यसभा की समान शक्ति है। राज्यसभा संशोधन कर सकती है, 14 दिन वाला प्रावधान नहीं होता। राज्यसभा की समान शक्ति है, इसका मतलब है राज्यसभा इसे संशोधित कर सकती है। राज्यसभा को संशोधन की सकती है, इसका ये मतलब हो गया संयुक्त बैठक होगी। दोस्तों, हर बात को याद करने की आवश्यकता नहीं, थोड़ा लॉजिक भी लगाइए कि जब हमने एक शब्द का प्रयोग कर दिया राज्यसभा की समान शक्ति, तो बाकी लिखने की आवश्यकता नहीं, बाकी अंडरस्टूड है कि राज्यसभा संशोधन भी कर देगी, संयुक्त बैठक होगी, इसका मतलब है राष्ट्रपति इसे पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। दोस्तों, अब यकीन है कि अब आपको धन विधेयक और वित्तीय विधेयक के बीच में या वित्त विधेयक और वित्तीय विधेयक के बीच में अंतर स्पष्ट हो गया होगा। अंतर प्रक्रिया का भी है और अंतर विषय वस्तु का भी है। तो अब इसी के द्वारा अभी मान लो कि हमने बेसिक बातें पूरा कर लिया, फिर आपको अंतर दिखा दे, ये इसका मतलब है विषय वस्तु का अंतर कहाँ है, इधर रखा है, ये विषय वस्तु का अंतर है। अब देख लो आपकी वित्त विधेयक और वित्तीय विधेयक में ये विषय वस्तु का अंतर है, आगे प्रक्रिया का अंतर है। तो ये अब हमने इस मामले को पूरा कर लिया कि वित्त विधेयक और वित्तीय विधेयक में क्या अंतर है, धन विधेयक वित्तीय विधेयक में क्या अंतर है। अभी बेसिक बात पूरा हो गई। अब इसके साथ बच्चों में एक बात शुरू कर सकते हैं, थोड़ा मेंस वाला अप्रोच, थोड़ा विश्लेषणात्मक बातें, थोड़ा मुद्दे की बात करें कि अब भारत में संसदीय शासन का योगदान क्या है, चुनौतियां क्या है, कहाँ खामियां हैं। अभी तो हमने टुकड़ों में बात की, अगर देखें आखिर में भारत में संसदीय शासन क्या योगदान है, क्या चुनौतियां हैं, तभी तो बात बनेगी। और इसके लिए हम मुद्दे बदलेंगे, अब थोड़ा हम मुद्दों पर आएंगे। अभी तक तो हम फैक्ट पर थे, अभी तक तो हम बेसिक फैक्ट पे थे। अब क्या देखेंगे, भारत में संसदीय शासन, ये भारत में संसद का शासन में योगदान क्या है, भूमिका क्या है और चुनौती क्या है। जरा देखो, एक एक करके हम देखें दोस्तों, और देखो, और दूसरा देखेंगे चैलेंजेस क्या है। और अब हम इनको एक साथ भी हमें देखने की आयत होनी चाहिए, अलग अलग देखने की आयत होनी चाहिए। तो अभी तक जो हमने पढ़ा है उसके आधार पर हम देखेंगे भाई भूमिका क्या है, संसद क्या काम करती है, जनता की इच्छाओं को प्रकट करती है, संसद क्या करती है, विधि का निर्माण करती है, इसे कहते हैं डिलिबरेटिव कार्य। संसद विधि का निर्माण करती है, संसद क्या करती है, कार्यपालिका पर वित्तीय नियंत्रण करती है, यही तो हमने पढ़ा दोस्तों भी। कार्यपालिका को जवाबदेह बनाए रखना, डिलिबरेट करना। और संसद क्या करती है, ये एक प्रतिनिधि इकाई के रूप में काम करती है, प्रतिनिधित्व की संस्था के रूप में काम करती है, एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी के रूप में काम करती है। यानी संसदीय शासन में संसद का योगदान क्या है, जनता की इच्छा को रिप्रेजेंट करती है। इसका मतलब इंग्लिश में कहें, इसकी भूमिका क्या है, डिलिबरेटिव, चर्चा करना, डिलिबरेटिव। उसके बाद रिप्रेजेंटेटिव, और अकाउंटेबिलिटी यानी नियंत्रण, अकाउंटेबिलिटी। ये संसद के मूल 3 काम है जो हमने अलग अलग करके भी आपको बता रखा है। अकाउंटेबिलिटी, तो डिलिबरेटिव, अकाउंटेबिलिटी, रिप्रेजेंटेटिव यानी जनता की इच्छा को रिप्रेजेंट करना, विधि का निर्माण करना, वित्तीय नियंत्रण करना, ये बड़ी भाग। डिलिबरेटिव का मतलब DELIV, थोड़ा सा ये शब्द थोड़े भाग रहे हैं दोस्तों, ये डिलिबरेटिव ये है। फिर अकाउंटेबिलिटी, अभी तक हमने यही तो पढ़ा, जवाबदेही, उत्तरदायित्व, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, अकाउंटेबिलिटी फंक्शन। अकाउंटेबिलिटी, और ये क्या है, रिप्रेजेंटेटिव, प्रतिनिधि संस्था, जो हमने आपको बता रखा है कैसे लोकसभा का निर्माण होता है, रिप्रेजेंटेटिव। तो ये संसद की 3 मूल भूमिका है जो अभी तक हमने पढ़ा। डिलिबरेटिव, अकाउंटेबिलिटी, तो कभी पूरा आपको याद आ जाए
पूरा कहे भाई भारत में संसद की भूमिका बताओ, तो ये दोस्तों ऐसे नहीं कि लोकसभा की भूमिका राज्यसभा की बच्चों वाली बात हो गई, क्या समान भूमिका है क्या अलग भूमिका है, वो इस तरीके से बच्चों वाले एग्जाम नहीं पूछे जाते। और अगर हम क्रम में उनको बताते भी रहेंगे, लेकिन सवाल ये चुनौती भी क्या है दोस्तों, ये भी ध्यान रखना है। ये तो हमने पढ़ लिया, अब चुनौती क्या है जो पढ़ना बाकी है दोस्तों। दल बदल ये चुनौती है, डिफेक्शन दल बदल। और चुनौती क्या है, अध्यादेशों की बढ़ती संख्या। यही तो चैलेंजेस है, अध्यादेशों की बढ़ती संख्या। फिर क्या है, प्रदत्त विधायन, प्रदत्त विधायन या कह लो कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, प्रदत्त विधायन कह लो या कह लो अधीनस्थ विधायन। प्रदत्त विधायन की वृद्धि, अध्यादेशों की बढ़ती संख्या, दल बदल और कहीं न कहीं अपराधियों का संसद में प्रवेश, यानी जिसे कहते हैं राजनीतिक का अपराधीकरण, अपराधी का राजनीतिकरण। संसद में प्रवेश, और इतना ही नहीं, आप देखोगे कि इसके अलावा भी आप कमियां निकाल सकते हो कि संसद की कार्यवाही न चलना, संसद में हिंसा हो जाना, गिलोटिन हो जाना, बाकायदा विधेयकों पर विचार न करना, विधेयकों को संसदीय समितियों को न देना, ये सारी भूमिका है। अब इन्हीं बातों को हम पढ़ेंगे और फिर उसके बाद पढ़ेंगे प्रस्ताव संकल्प। प्रस्ताव संकल्प सबसे लास्ट में पढ़ेंगे, प्रस्ताव क्या है, संकल्प। तो अब सवाल है दोस्तों, अब हम इसी बात को देखेंगे कि दल बदल क्या है, अध्यादेश क्या है, क्योंकि हकीकत की बात है जिस भारतीय लोकतंत्र को हमने अपनाया, उपलब्धियां तो बहुत हैं, इतने बड़े देश के लिए संसद विधि का निर्माण करती है, रिप्रेजेंटेटिव है, अकाउंटेबल है, लेकिन ये खामियां भी आ गई हैं दोस्तों। अब इन खामियों को दूर कैसे किया जाए, हमें एक एक को देखना है, लेकिन जब पूरा उत्तर आपसे पूछा जाए तो देखो यही लिखने का तरीका होता है दोस्तों। अब ध्यान से पढ़ोगे तो लिखने का तरीका अपने आप को आ जाएगा कि आपको हर चीज को संक्षेप में भी करने की आदत होनी चाहिए। तिल को ताड़ा बनाने के ताड़ को तिल बनाने की प्रवृत्ति होनी चाहिए अपने। तो अभी तक जितनी बातें हमने पढ़ी देखो किनारे लिख दिया, और जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसको एक तरफ मिला दिया। लेकिन अब दल बदल है क्या, अध्यादेश है क्या दोस्तों, इसकी बात हम करेंगे कल। आज के लिए इतना है, नमस्कार।